चलिए बच्चों, हमारे एमसीक्यूज चल रहे थे बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का केस स्टडी 2 हमने अब कवर करके चलना है। मैसेज एबी जो है उसने प्रेजेंट करी इन्फॉर्मेशन एक्स वाई 1 2 3 के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है दैट वाज 370 लाख। सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड बेटा 320 लाख का था। कह रहे हैं जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है टिल डेट दैट इज 360 लाख। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड हुई है 300 की। कह रहे हैं जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट है जो इंकर होगी दैट इज 50 लाख। कह रहे हैं रेवेन्यू जो है आप कितना रिकॉग्नाइज करके चलोगे बेस्ड ऑन द सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड। देखो बेटा, जो सर्टिफाइड वर्क कंप्लीट हुआ है वो तो हुआ है 320 का। ठीक है, अभी हमारी जो फर्दर कॉस्ट इनकर होनी है वैसे कितनी होनी है, 50 की और इनकर होनी है। तो अगर आप कैलकुलेट करके चलते हो बेटा, सर्टिफाइड वर्क कंप्लीट के बेस के ऊपर ही बोल रहा है, वो बोल रहा है स्पेसिफिकली कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलोगे तो 320 लाख का मैं रिकॉग्नाइज कर दूं रेवेन्यू। अब वो कहता है टोटल एक्सपेंस जो है आप कितना रिकॉग्नाइज करोगे। चलो बेटा, अगर हम देखें तो मेरा जो रेवेन्यू है दैट इज 320। खर्चा हमने इनकर कर दिया 360 का। तो 40 रुपए का बेटा मेरा नुकसान हो रहा है। ये जो 40 रुपीज का बेटा मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, मैं उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है बेटा जो हम रिकॉग्नाइज यहाँ पर करके चलेंगे दैट वुड बी 360। ठीक है, एलपी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अंडरटेक कर रहे हैं एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 200 लाख। कह रहे हैं ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। मटेरियल का है बेटा 80, उसमें अनयूज मटेरियल है 30 का। तो जो अनयूज मटेरियल है बेटा मुझे माइनस करना चाहिए, आ जाएगा 50। लेबर चार्जेस लग रहे हैं 60 के, ऐड कर दूं। ठीक है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है 200 लाख रुपए का। मशीन जो यूज हो रही है 3 साल के लिए हो रही है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की है 100 लाख। 100 को बेटा किससे डिवाइड करके चलूंगा, 15 से डिवाइड करूंगा, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 लाख रुपीज की बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 50 60 और 20, ये कितना हो गया, 130 लैक्स। हम कह रहे हैं कि फर्दर अभी जो कॉस्ट लगनी है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की वो 80 लाख रुपए की और लगनी है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये 210 लाख रुपए। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 200 का। कॉस्ट होगी टोटल 210। तो कितना लॉस है बेटा जो रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए, क्या 10 लाख रुपए का लॉस रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बेटा। चलिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के ऊपर आ जाइए आप। कह रहे हैं विच ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड बिलो मस्ट बी मेट टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द गुड्स। एंटिटी सेलिंग गुड्स डज नॉट रिटेन एनी कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द गुड्स। व्हेन द गुड्स आर dispatched टू द बायर, the revenue can be measured reliably. The supplier is paid for the goods. It is reasonably certain that buyer will pay for the goods. The buyer has paid for the goods. ठीक है, तो बेटा क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो जानी चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। मुझे बताओ, क्या पहला होना चाहिए कि कोई कंट्रोल रहना नहीं चाहिए। क्या गुड्स जो है वो डिलीवर हो जानी चाहिए, डिस्पैच हो जानी चाहिए बेसिकली। ठीक है, देन आपका जो है रीजनेबली सर्टेन होना चाहिए कि बायर जो है वो पे कर देगा गुड्स के लिए। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री एक अरेंजमेंट होता है जहां पर इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय द वन पार्टी बट ओन्ड बाय अनदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज द कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री। डीलर के पास राइट है इन्वेंट्री रिटर्न करने का। मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है प्राइसिंग के लिए, और कोई भी चेंजेस होता है प्राइसिंग के लिए वो अप्रूव करेगा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है होल्ड करने के लिए गुड्स, एंड एनी चेंजेस इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव बाय द डीलर। बेटा क्या लगता है कि कौन से वाला केस के अंदर कंसाइनमेंट इन्वेंट्री आपको लग रही है ये। तो बेटा मैन्युफैक्चरर जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, प्राइसिंग ऑफ गुड्स के लिए। कहना अगर कोई भी चेंज होगा वो भी अप्रूव कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर ही करके चलेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मैसर्स एबीसी। 20 लाख रुपीज की सेल जो करी है कंसाइनमेंट सेल्स के अंदर, क्या वो क्वालिफाई कर जाएगी एज रेवेन्यू, नहीं करेगी सर। ओल्ड मशीनरी बेची, नो सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 50,000, ये हो जाएगा बेटा। सेल करिए 25 लाख रुपए की, कंसाइनमेंट सेल में नहीं करेंगे बेटा। कंसाइनमेंट सेल में कब रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, जब थर्ड पार्टी को सेल हो जाता है। अकाउंटिंग क्लब है, 100 मेंबर है, उनको एनुअल फीस उसने पे करी है 5,000 रुपए की। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम मेंबरशिप फीस कितना होना चाहिए। बेटा सीधा एक्रूवल कंसेप्ट लगा के चल दूं, सीधा एक्रूवल कंसेप्ट लगाते हैं। 100 मेंबर है, 5,000 है, कितना रेवेन्यू होना चाहिए, 5 लाख रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए। अगला, फिक्स नेट इंटरनेशनल जो है वो सब्सक्रिप्शन फी मॉडल ऑफर कर रहा है, अलाउ कर रहा है पेड सब्सक्राइबर्स को एन एनुअल व्यूइंग ऑफ मूवी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और अदर कंटेंट। वो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो रजिस्टर करेंगे फ्री में और उनको लिमिटेड कंटेंट मिल जाएगा 1 महीने का विदाउट एनी चार्ज।
कस्टमर जो है उसके पास राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है सब्सक्रिप्शन 1 महीने के टाइम के अंदर, बट उसको फिर पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए आफ्टर द फ्री पीरियड। ठीक है बेटा, वही जैसे आपका नेटफ्लिक्स में हो गया कि 1 महीने की जो है फ्री सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आपको पूरे साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे आपको पसंद आता तो 1 महीने के अंदर आप कैंसिल कर दो। 1 मार्च को फ्री व्यूइंग के लिए किसी ने अप्लाई कर दिया, आफ्टर 1 मंथ उसने एग्री करा कि एनुअल मेंबरशिप वो पे करेगा 1200 की। ठीक है, 31 मार्च 2021 को फॉर द सब्सक्रिप्शन जो वैलिड है 31 मार्च 22 के लिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 31 मार्च 22 के लिए कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके चलोगे। बेटा क्या 1200 का रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज होगा। अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एनकरेज करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन, आईडीसीआई ने सब्सिडी दिया 50 लाख रुपए की सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में। तो बेटा ये ग्रांट जो है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। अगर प्रमोटर्स नॉट कंट्रीब्यूशन की नेचर की है तो कहाँ जानी चाहिए, कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट जो कि रिसीवेबल एज अ कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, जहां पर कोई भी फर्दर रिलेटेड कॉस्ट विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट शुड बी, कह रहे हैं वो कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L के, इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन ऑर्डिनरी आइटम। गलत सर, ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं। रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर इन विच लॉसेज और एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर ऑफ द पीरियड जिसके अंदर वो रिसीवेबल है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बेटा, क्या है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is an acceptable method of accounting presentation for a government grant relating to an asset? क्रेडिट करेंगे ग्रांट को इमीडिएटली, गलत। कैपिटल रिजर्व, गलत। ग्रांट को कॉस्ट ऑफ एसेट में से रिड्यूस कर सकते हो या डेफर्ड इनकम की तरह आप लेकर जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ पर भी सी बनेगा। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड को ग्रांट मिली है 20 करोड़ रुपीज की एक क्वालिफाइड मशीन के ऊपर जिसकी कॉस्टिंग थी 80 करोड़। 80 करोड़ की कॉस्टिंग थी, 20 करोड़ की ग्रांट मिल गई। कह रहे हैं अगर हमने कॉस्ट ऑफ एसेट में से रिड्यूस करके चला है तो बेटा कितना रह जाएगा, 60 करोड़। अगर लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 करोड़ की। सेम क्वेश्चन कहते हैं अगर आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह लेकर गए होते तो कितनी अदर इनकम जाती। बेटा उस केस में 20 करोड़ को आप ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स रिकॉग्नाइज करके डेफर करके चलते तो 2 करोड़ आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहे हैं इन केस ऑफ द मर्जर, कह रहे हैं कि मर्जर के केस में इक्विटी शेयर होल्डर कैन बी इशूड ओनली इक्विटी शेयर्स एज अ पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। मर्जर के केस में कह रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को आप सिर्फ इशू कर सकते हो इक्विटी शेयर एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दूसरा, परचेज के केस में इक्विटी शेयर होल्डर कैन बी इशूड प्रेफरेंस शेयर आल्सो एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दोनों ए और बी करेक्ट है, दोनों ए और बी क्या है, इनकरेक्ट है। बोल बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा परचेज के केस में आप इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मर्जर के केस में आप इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या इशू कर सकते हो, फ्रैक्शन शेयर्स के लिए यू कैन इशू कैश। स्टेट द विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मर्जर के केस में एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू के ऊपर लेके जाया जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। परचेज के केस में एसेट और लाइबिलिटीज को कैन बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यूज। तो बेटा ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों क्या बी, ए और बी यहाँ बेटा करेक्ट होती नजर आ रही है। तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। स्टेट करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मर्जर के केस में कह रहे हैं जितना भी रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं वेंडर कंपनी के वो टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। परचेज के केस में नन ऑफ द रिजर्व्स आर टेकन। दोनों ए और बी करेक्ट हैं, सिर्फ ए करेक्ट है। बोलो बेटा क्या करना चाहिए, थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए। बेटा सिर्फ ए ही करेक्ट है। ठीक है, तो सीधा ए ही बोल देते। स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मर्जर के केस में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, बिल्कुल ठीक सर। परचेज के केस में हम परचेज मेथड यूज करते हैं या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि वेदर टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। क्या बी स्टेटमेंट जो है बेटा क्या इनकरेक्ट हो गई है, क्या बी स्टेटमेंट जो है बच्चे क्या इनकरेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, सिर्फ ए इज करेक्ट है बेटा। कौन सी स्टेटमेंट कह रहे इनकरेक्ट है, इन केस ऑफ मर्जर कह रहे हम इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को।
फिर वो कहता है इन केस ऑफ परचेज हम आइदर इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इन केस ऑफ मर्जर हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बेटा मर्जर के केस में ये जो आप बोल रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, दिस इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा, अब अगला आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। कह रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। बेटा किसके अंदर आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर? बताएंगे जरा। एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी? नहीं सर। एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सेपरेटली दिखा के चलते हैं बेटा लाइबिलिटी से। और जो आपकी इक्विटी होती है पेरेंट शेयर होल्डर्स की, उसे सेपरेटली हम दिखा के चलते हैं, तो इसको हम सेपरेट दिखा के चलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। कह रहे हैं जो माइनॉरिटी है ऑफ द सब्सिडरी इज एंटाइटल टू। बेटा माइनॉरिटी को क्या मिलता है? क्या माइनॉरिटी को कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स बेटा दोनों मिल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी डैश इज एलिमिनेटेड इन फुल। करंट लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी, म्यूचुअल इंडेप्टनेस। बेटा क्या एलिमिनेट करके चलते हैं? म्यूचुअल इंडेप्टनेस को हम एलिमिनेट करके चलते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कह रहे हैं जो शेयर होता है ऑफ द आउटसाइडर इन द नेट एसेट्स इन द सब्सिडरी ऑफ द सब्सिडरी मस्ट बी शोन एज। बेटा जो आउटसाइडर का शेयर होता है वो कैसे दिखा के चलते हो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कह रहे हैं जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी है वो सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आएगी एज एन आइटम ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा जो सब्सिडरी कंपनी ने बनाई है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरीके से आएगी? करंट लाइबिलिटी की फॉर्म में आएगी बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेटा एन एंटरप्राइज कैन इन्फ्लुएंस द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन बाय मेकिंग द मैनी वेज लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड। करेक्ट है सर। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सर। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग जो है करेक्ट है। देन इंटरचेंज ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल, ये भी करेक्ट है बेटा। फिर उसके बाद क्या है आपका? रिवीजन ऑफ इसेंशियल टेक्निकल नोहो, ये भी करेक्ट है। तो बेटा चारों ही स्टेटमेंट्स बेटा करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं ए लिमिटेड जो है वो होल्ड करता है 90% शेयर बी लिमिटेड में, और 10% शेयर होल्ड करता है सी लिमिटेड में। और बी लिमिटेड जो है वो 11% बेटा क्या कह रहा है होल्ड करके चलता है किसके अंदर? सी लिमिटेड में। ठीक है। ए लिमिटेड जो है वो बी के अंदर कितना होल्ड करके चलता है? 90%। और सी के अंदर कितना होल्ड करके चलता है? 10%। बी लिमिटेड जो है वो सी में कितना होल्ड करके चलता है? 11%। ठीक है। कह रहे हैं आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेटा ए लिमिटेड पेरेंट है बी लिमिटेड का, करेक्ट है सर। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप, एज फार एज रिलेशनशिप बिटवीन ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड इज कंसर्न, ए लिमिटेड के पास हम कह रहे हैं कि टोटल जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग का कितना है? 19.9%। 10% जो खुद का, प्लस 11 का 9.9%, 19.9%। सी लिमिटेड जो है वो कह रहे हैं कि एसोसिएट है किसकी? ए लिमिटेड की। चलिए बेटा सोच के बताएंगे बेटा क्या होना चाहिए इसका आंसर। बेटा स्टेटमेंट नंबर आपकी जो सेकंड है दैट इज इनकरेक्ट। सी लिमिटेड इज एसोसिएट इज करेक्ट। ए लिमिटेड पेरेंट है, करेक्ट है। ये जो आपका 19.9% जिस तरीके से निकाला गया है बेटा रिलेशनशिप, कह रहे हैं वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। दिस इज योर आंसर। अगला बेटा ए लिमिटेड ने 10% स्टेक एक्वायर करा है अप्रैल 1 को, और फर्दर 15% एक्वायर करा 1 अक्टूबर को। बेटा उसने आपसे पूछा गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या होगा अराइजिंग ऑन द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बेटा देखो, जिस टाइम पे हमने 1 अक्टूबर को एक्वायर करा उस टाइम पे नेट एसेट्स थे 10 लाख रुपए के। तो 10 लाख के अंदर अगर मैं देखूं 15% जो है वो कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। और बेटा उस दिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1.55 की आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। 10 लाख रुपए है ना बेटा नेट एसेट्स, और हमने एक्वायर करा कितना है? 15% एक्वायर करा है 1 अक्टूबर को। तो 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। और वो आपको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 15% के लिए दैट इज 155। तो बेटा आपका कितना आ रहा है यहाँ पर? 5,000 रुपीज का आपका आ रहा है ये नेट एसेट्स पर। दिस परचेज कंसिडरेशन कितने की आ रही है? 5 की आ रही है। बेटा जब आपने 8% उस टाइम पे कैसे नहीं था? बेटा उस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 लाख रुपए की।
और आपका 85,000 रुपये का क्या था, नेट एसेट्स थे। 85,000 के आपके क्या हो गए, नेट एसेट्स हो गए। परचेज कंसिडरेशन आपकी हो गई 1 लाख रुपए की। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगी गुडविल आ जाएगी कितनी की, 15 की। यहाँ पर गुडविल आ जाएगी 5 की। तो बेटा दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो कितना बन रहा है आपके पास, 20,000। तो व्हाट शुड बी द आंसर बेटा, 20,000 गुडविल आपका आंसर होना चाहिए। अगला, ए लिमिटेड ने एक्वायर करा है बेटा 10% स्टेक बी लिमिटेड ने 1 अप्रैल को, और फर्दर 15% अक्टूबर 1 को। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करें 10% के लिए कितनी है, 1 लाख और 8.5 लाख। तो पहले वाले केस में तो देखो बेटा वही आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी 15,000 की। लेकिन इस बार दूसरे केस के अंदर क्या होगा, 5,000 रुपये का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि 10 लाख का 15% 1.5 लाख, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 145, तो सीआर आ जाएगा। अब दोनों का नेट इंपैक्ट लो, तो 10,000 की क्या बनती है बेटा, गुडविल बनती है, तो ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ का, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा बेटा। ठीक है जी, तो इसका होना चाहिए ए। चलिए बेटा अगले पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन एन एसोसिएट, in case associate has made a provision for the proposed dividend, that is dividend declared after the reporting period but it's pertain to the reporting year. In financial statement, the investor share of the result of operation of associate should be computed without taking into consideration the proposed dividend. बेटा ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो देखो है करेक्ट। इन केस अगर एक एसोसिएट ने क्या करा है, प्रोविजन बनाई हुई है फॉर प्रपोज डिविडेंड, that is dividend declared after the reporting date, but it pertains to the reporting year in the financial statement, then the investor share of the result of operation should be computed after taking into consideration the proposed dividend. बेटा proposed dividend को consider नहीं करते हैं तो ये गलत है स्टेटमेंट। Potential equity shares जो है held by the investor should not be taken into account for determining the voting power। यानी पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो होते हैं इन्वेस्टी के, जो हेल्ड बाय इन्वेस्टर है, कहेंगे उनको आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए डिटर्मिन करने के लिए वोटिंग पावर। बोलो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सर ये वाला ऑप्शन भी जो है करेक्ट है, नहीं कंसीडर करना चाहिए। अगले में बोल रहा है कंसीडर करना चाहिए, तो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन नाउ, स्टेटमेंट 1 एंड 3। बेटा AS 27, ठीक है। AS 27 की अगर देखेंगे, चलिए, कैन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग फॉर द ज्वाइंट वेंचर in CFS according to the proportionate consolidation method applies only when CFS are prepared by venturer। कह रहे हैं कि द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर द ज्वाइंट वेंचर इन CFS according to the proportionate consolidation method contained in AS 27 applies irrespective whether the CFS are prepared by venturer or not। और तीसरा ऑप्शन जो उसने दिया है वो क्या कह रहा है, इन्वेस्टर जो है इन ज्वाइंट वेंचर विच डज नॉट हैव अ ज्वाइंट कंट्रोल शुड रिपोर्ट इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर इन अकॉर्डेंस विद AS 13, 21, 23 एज द केस में भी। बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बोला है सॉरी। कौन सा ऑप्शन है जो पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट है। तो बेटा आपका जो पॉइंट नंबर 1 है दैट इज करेक्ट, पॉइंट नंबर 3 इज करेक्ट, बट पॉइंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। कह रहे हैं हर एक वेंचर का अपना सेपरेट बिजनेस, एक सेपरेट एंटिटी फॉर द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। तो बेटा सेपरेट एंटिटी थोड़ा ना होगा ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी भी एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हर एक वेंचर जो है वो रिकॉर्ड करेगा अपनी ट्रांजेक्शन विदाउट सेपरेटली सेट ऑफ बुक्स जो मेंटेन करे ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। एक कॉमन एग्रीमेंट होगा बिटवीन ऑल ऑफ देम। अगला कहता है आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ फीचर ऑफ द ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट। बेटा ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट का इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट बेटा ये उसका फीचर होता ही नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पॉइंट नंबर 1 तो नहीं है। कॉमन कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट एसेट्स बिल्कुल है। एक्सपेंसेस जो है शेयर करके चलेंगे है। वेंचर शो करके चलेगा ओनली देयर शेयर ऑफ एसेट एंड टोटल इनकम अर्न बाय देम अलोंग विद द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। तो बेटा जो बाकी 3 है वो तो देखो करेक्ट है, जो पहले वाला है वो करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 ओनली। कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा फीचर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का नहीं है। ठीक है, चलिए सर वेंचर एक नई एंटिटी क्रिएट करके चलते हैं। ओके,
जितने भी वेंचर है वो अपने पूल करेंगे रिसोर्सेज नए बैनर में, और दिस एंटिटी परचेज करेंगे अपने एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे बाय इटसेल्फ एंड सेल्स आर मेड बाय द एंटिटी। बेटा सेकंड ऑप्शन क्या करेक्ट है? क्या सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट है? तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट देखो बच्चे लग रहा है, राइट? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नई एंटिटी बनती है वो भी करेक्ट है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एंटिटी आर शेयर्ड बाय द वेंचरर्स इन द इक्वल रेशियो के, इक्वल रेशियो में होंगे बेटा, जरूरी नहीं है बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 जो है वो आपके करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला, अगर कह रहे हैं इंटरेस्ट जो है इक्विटी के अंदर 50% इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो अकाउंटिंग एस 21 के अकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल सही है, सब्सिडरी। 20% से ज्यादा है, 50% तक है, तो एसोसिएट AS23 करेक्ट है। बाकी केस के अंदर AS3 AS13 करेक्ट है। तो पहले तीन तो देखो बेटा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आखिरी पढ़ लेते हैं। फॉर दिस पर्पस कह रहे हैं जो फेयर वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की ऑन द डेट ऑन विच द जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट शुड बी रिगार्डेड एज कॉस्ट। आखिरी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो बेटा आखिरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये आपके हो गए आपके सारे के सारे MCQs फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल।